Hello everyone, welcome back to our channel Journey to the Excellence. So in this video we will be studying about recrystallization. तो recrystallization जो टॉपिक है एज सच मुझे तो नहीं लगता कि थ्योरी में कोई पूछता है. इट्स जस्ट अबाउट लैब बेसिक्स. तो अगर आपको कोई बोल देता है recrystallization कीजिए तो आपको पता ही नहीं होगा कि recrystallization होता क्या है या उसको करने कैसा है, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा. प्लस एक और बात है कि वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन. सो आपको पता होना चाहिए, सब लैब बेसिक्स है. मैं कोशिश कर रही हूँ कि लैब बेसिक्स की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई जाए और जो भी लैब बेसिक्स आपको पता होने चाहिए उसके ऊपर सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूँ. ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि आपने सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर करने हैं अगर आपके पास सॉलिड है, मोलर वाले, नॉर्मल वाले. इसके अलावा दूसरी वीडियो बनाई थी कि आपने परसेंट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, और ये आई थिंक थर्ड जाएगी उस प्लेलिस्ट में. रिक्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? सो रिक्रिस्टलाइजेशन को हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं. बेसिकली है कुछ नहीं है. कई बार क्या होता है कि आपके जो कंपाउंड आपने बनाया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब में होता है या ऑर्गेनिक की लैब में भी होता है, तो जो आप कंपाउंड बना देते हैं कई बार उसका मेल्टिंग पॉइंट सही नहीं आता. मेल्टिंग पॉइंट चेंज क्यों होता है? इम्प्योरिटीज अगर उसमें प्रेजेंट हो तो फिर टीचर आपको बोल देते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन कीजिए. तो रिक्रिस्टलाइजेशन बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं? इम्प्योर कंपाउंड को प्योर करने के लिए हम रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं. कैसे होगा कंपाउंड प्योर? तो पहले हम एक सॉल्वेंट चूज करते हैं जिसमें कि जो भी आपने क्रिस्टल बनाया जो कि आपको लग रहा है इम्प्योर है, उसमें हम उसको डिसॉल्व करेंगे. तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट होगा ना जिसमें कि वो सॉल्यूबल हो. ठीक है, तो हम पहले सॉल्वेंट चूज करेंगे, फिर हम उस सॉल्वेंट में सॉलिड को डालेंगे. ऐसे डालना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हम उसमें यूज करें. यूजुअली इथेनॉल या क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, जब आप सॉलिड को सॉल्वेंट में, अच्छा इम्प्योरिटीज आती क्यों है क्रिस्टल में? क्योंकि जो क्रिस्टल का लैटिस होता है तो ऐसे छोटे छोटे का बना होता है ना, तो कई बार क्या होता है कि इम्प्योरिटीज जो वॉइड्स होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं, कंसीडर ये पैकिंग है, थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया कोई बात नहीं, तो यहाँ पे होते हैं वॉइड्स, जो स्पेसेस होते हैं बिटवीन एटम्स. वहाँ पे हो सकता है कि इम्प्योरिटी का एटम जो है वो ब्लॉक हो जाए, इम्प्योर एटम, तो फिर वो क्रिस्टल आपका इम्प्योर हो जाता है. जब आपने सॉलिड को डिजॉल्व किया सॉल्वेंट में तो फिर क्या होगा कि ये वाले तो ये तो डिजॉल्व हो जाएंगे, बट इम्प्योरिटी फिर डिजॉल्व नहीं होगी. तो फिर वो यहाँ पे जब हम डिजॉल्व करते हैं तो इम्प्योरिटी सेपरेट आउट हो जाती है. कूल करने से पहले हम बॉइलिंग करते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस हो गया कि सॉलिड को डालने के बाद सॉल्वेंट में मिनिमम अमाउंट में हम करते हैं बॉइल. क्यों बॉइल करते हैं? इसका प्रिंसिपल है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. तो फिर बॉईल करने के बाद पहले आपने उसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा करना है, फिर आपने उसको आइस कूल कर देना है, फिर आपके क्रिस्टल बन जाते हैं. कई बार क्या होता है कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है वो स्लो होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सीड क्रिस्टल ऐड कर सकते हो. सीड क्रिस्टल ऐड करने का क्या मतलब है कि जिस भी कंपाउंड का आपने क्रिस्टल बनाना है उसका पहले से ही जो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ क्रिस्टल है वो आप उसमें ऐड कर दो. जो बीकर आपका पड़ा है ना आइस के अंदर, उसमें ऐड कर दो. तो इससे क्या होता है, जब आप क्रिस्टल डालते हो तो सीड क्रिस्टल डालने से ये बेनिफिट रहता है कि उसको सरफेस मिल जाता है जिसके अराउंड लैटिस जो है आपका ग्रो कर जाता है. या आप ट्रिटरेशन कर सकते हो. इसमें हम क्या करते हैं, जो आप ये बीकर है ना तो उसकी वॉल्स पे हम रब करेंगे, तो उससे क्या होता है ग्लास के कुछ टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें चले जाएंगे, तो वो एज अ सीड क्रिस्टल एक्ट करते हैं. तो ये प्रोसेस हम करते हैं अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन स्लो होती है. फिर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, वैक्यूम फिल्ट्रेशन हम करते हैं, नॉर्मल फिल्ट्रेशन नहीं करते. क्लियर है? तो ये आपका रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.